मेरे गुजरात के भाई बहनों, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि मैं आपको एसएस की पूरी तैयारी करवाऊंगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, मैंने वहां पे आपको पूरा एसएस का तैयारी करवा के रखा है। अभी हम जा रहे हैं 20 चैप्टर के माइंड मैप को करने। तो यहाँ पे जो जो सवाल बोर्ड में पूछा जाएगा उसी तरीके का मैं आपको माइंड में बना के दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे टेररिज्म के ऊपर। तो टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, मतलब पूरे दुनिया को टेररिज्म से प्रॉब्लम है। वायलेंस टू स्प्रेड फियर एंड डिस्ट्रक्शन। टेररिस्ट लोग पूरी दुनिया में वायलेंस फैलाते हैं और बर्बादी फैलाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? वो अपना डर बनाना चाहते हैं, अपना डर फैलाना चाहते हैं। किल्स इनोसेंट पीपल। आप सबको मालूम है कि टेररिस्ट लोग इनोसेंट पीपल को मार देते हैं। डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड पीस। देश की प्रॉपर्टी को तोड़ फाड़ देते हैं और देश के पीस को भी बर्बाद कर देते हैं। इफेक्ट बिजनेसेस, इकोनॉमी एंड टूरिज्म। जिस देश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उस देश के अंदर बिजनेस हो, देश की इकोनॉमी हो या टूरिज्म हो, सब चीजों के ऊपर असर आता है। प्रॉब्लम फॉर होल वर्ल्ड। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। ऑल नेशन मस्ट यूनाइट टू फाइट टेररिज्म। पूरी दुनिया को साथ में मिलकर टेररिज्म से फाइट करना चाहिए। अब आगे हम लोग अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक इफेक्ट। टेररिज्म से इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आता है? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। जब वो लोग बम बम फोड़ देते हैं तो हमारे देश की प्रॉपर्टी ही तो बर्बाद होती है। कभी रेलवे को उड़ा देंगे, कभी ब्रिज उड़ा देंगे, तो ये सब क्या हो रहा है? हमारे देश की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है। बिजनेस स्लो डाउन। जहां पे भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वहां के देश की इकोनॉमी और बिजनेस दोनों स्लो हो जाता है। ड्रॉप इन टूरिज्म। जिस देश के अंदर आतंकवादी हमला होता रहेगा उस देश के अंदर ज्यादा लोग घूमने नहीं आएंगे। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सिक्योरिटी। जिस देश के अंदर टेररिस्ट बार बार अटैक करेंगे तो गवर्नमेंट को मजबूरी में सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर देश वाले लोग किसी ऐसे देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पे रोज टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहे। जॉबलेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जब ना तो बाहर देश वाले वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस भी स्लो डाउन है, तो जॉब भी लोगों की जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी वहां पे क्रिएट होगी। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जब वहां पे काम ही नहीं हो पाएगा तो इकोनॉमी क्या ग्रो करेगी? तो वहां की इकोनॉमी भी कैसे ग्रो करेगी? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब समाज पे क्या असर पड़ता है टेररिज्म का, जिसको हम लोग बोलेंगे सोशल इफेक्ट। फियर एंड इनसिक्योरिटी। समाज के अंदर डर और इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। लॉस ऑफ इनोसेंट लिव। टेररिज्म लोग इनोसेंट पीपल्स को मार देते हैं तो देशवासियों को इनोसेंट पीपल को खोना पड़ता है। कम्युनल टेंशन एंड मिसट्रस्ट। दो अलग धर्म वाले लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कम्युनल टेंशन और मिसट्रस्ट जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है समाज में। माइग्रेशन फ्रॉम अनसेफ एरिया। मान लो कि हमारे देश में एक जगह पे बार बार टेररिस्ट अटैक होता है तो लोग वहां से किसी सेफ जगह पे चले जाएंगे। डिस्टर्ब पीस एंड हार्मनी। ये तो सिंपल सी भाषा है कि उस देश की पीस और एकता और शांति सब खत्म हो जाएगी। तो समाज में इस तरीके से टेररिज्म का असर आता है। आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रिबेलियन के बारे में। इनकी मीनिंग क्या है? फाइट अगेंस्ट रूलर्स और गवर्नमेंट। कोई भी इंसान अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, अपने राजा के अगेंस्ट में, पुलिस के अगेंस्ट में लड़ाई कर रही है अपने हक के लिए, ऐसे लोगों को हम रिबेलियन बोलते हैं। टू चेंज और रिमूव रूलर्स और पॉलिसी। किसी सरकार की पॉलिसी से कोई गुस्सा है और प्रोटेस्ट कर रहा है, या किसी सरकार को उतारना चाहता है, मतलब किसी गवर्नमेंट को चेंज करना चाहता है। जैसे मान लो अभी देश में बीजेपी सरकार है तो बीजेपी को हटा के किसी और गवर्नमेंट को लाना चाहता हो, तो ये मेन मकसद होता है रिबेलियन का। वो अपने गवर्नमेंट से गुस्सा है किसी पॉलिसी के ऊपर, या तो वो गवर्नमेंट बदलवाना चाहते हैं जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। टारगेट गवर्नमेंट, रूलर और ऑफिसर्स। कौन होते हैं इनके टारगेट? गवर्नमेंट होती है, जो रूल कर रहा होता है देश में वो होते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी होती है, पुलिस वाले होते हैं, ये सारे लोग इनके टारगेट में होते हैं। मेथड प्रोटेस्ट भी करते हैं और लड़ाई भी करते हैं। एग्जाम्पल रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमारे देश का सबसे यादगार या सबसे ध्यान में रखने वाला रिवॉल्ट कब हुआ था, रिबेलियन वाला? 1857 में। अब ये क्या है, क्यों है 1857 का रिवॉल्ट, ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म, ये दोनों का डिफरेंस बताना है। तो मीनिंग क्या है टेररिज्म की? यूज ऑफ वायलेंस स्प्रेड फियर्स। टेररिस्ट लोग का काम क्या है? फियर फैलाना। एम क्या है? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना। टारगेट क्या है? ऑर्डिनरी पीपल और पब्लिक को मार देना या उनमें डर फैलाना। मेथड क्या है? बम ब्लास्ट करते हैं, प्लेन व्लेन हाईजैक कर लेते हैं और गोली वोली मार देते हैं। एग्जाम्पल 26/11 मुंबई अटैक। तो यहाँ पे मैंने इसका इसीलिए फटफट समझाया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन रिबेलियन एंड टेररिज्म का है। तो ये रहा आपका रिबेलियन और ये रहा आपका टेररिज्म। यहाँ पे मैंने आपका डिफरेंस बता दिया। आगे देखते हैं नक्सलाइट मूवमेंट। बिगेन इन 1967 एट नक्सलबरी, वेस्ट बंगाल।
पहली बार नक्सलाइट मूवमेंट चालू किया गया था 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सल बरी के अंदर। फाइट फॉर पुअर फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर राइट्स। कुछ लोग थे जो लड़ाई कर रहे थे पुअर फार्मर के लिए और जिनके पास जमीन नहीं है उनके राइट्स के लिए। यूज आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड गवर्नमेंट के खिलाफ और लैंडलॉर्ड के खिलाफ ये लोगों ने हथियार उठा लिया। स्प्रेड टू छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में, फिर धीरे धीरे ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर भी फैल गया। कौन सा मूवमेंट? नक्सलाइट मूवमेंट। कॉज वायलेंस एंड हिंडर रूरल गवर्नमेंट। मतलब ये लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग वायलेंस वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, हथियार उठा लेते हैं। नक्सलाइट लोग हथियार उठा लेते हैं जिसकी वजह से रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और रूरल गवर्नमेंट के ऊपर भी ये लोग अटैक कर रहे होते हैं। तो ये हो गया आपका नक्सलाइट मूवमेंट। अब एक सवाल है कि स्टेप टू एरिडिकेट कम्युनलिज्म। सबसे पहले आप ये जानो कम्युनलिज्म क्या होता है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। समझ में आया? एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे हिंदू लोग मुस्लिम लोगों को नीचा दिखा रहे हैं और मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कम्युनलिज्म। ये अच्छी बात नहीं है। तो इससे बाहर कैसे आए, क्या क्या स्टेप लेंगे तो हम लोग कम्युनलिज्म से बाहर आ जाएंगे। तो टीच रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। हमारे देश के अंदर सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना सिखाना पड़ेगा। सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर। सब लोगों को फेस्टिवल साथ में मिलकर मनाना होगा। पनिश हेट स्प्रेडर्स। जो भी इंसान किसी भी धर्म के बारे में हेट फैला रहा है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। आप किसी भी धर्म से आते हो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मीडिया एंड लीडर्स शुड प्रमोट पीस। हमारे देश की जो मीडिया है, हमारे देश के जो नेता हैं, वो सारे लोगों को पीस फैलाना चाहिए सारे धर्मों को लेकर। यूनिटी इक्वालिटी एंड पीस रिमूव कम्युनलिज्म। हम लोग अगर सब साथ मिलके रहेंगे, सबको एक मानेंगे, सब शांति से रहेंगे तो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे देखते हैं रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर को क्यों छोड़ा, वो कश्मीर को छोड़ के कहीं और क्यों रहने चले गए। राइज इन टेररिज्म लेट 1980 टू 1999। 1980 से लेके 1990 तक काफी टेररिस्ट अटैक हुआ था स्पेशली कश्मीरी पंडितों के ऊपर। थ्रेट किलिंग एंड अटैक ऑन पंडित। उनको धमकी दी जाती थी, उनको मारा जाता था, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। फियर एंड इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से कश्मीर के पंडित डर गए और वो इनसिक्योर फील करने लगे। इसकी वजह से वो कश्मीर को छोड़ के किसी और स्टेट की तरफ चले गए अपनी सेफ्टी के लिए। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे लॉ, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन के लिए। तो आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी मिलती है बैकवर्ड सेक्शन वालों को आर्टिकल 14 टू 18 से। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी बैन। पिछड़ी जाति वालों के साथ अगर छुआछूत की प्रॉब्लम हो रही है यानी अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आर्टिकल 17 ने इस चीजों को बैन कर दिया है। आर्टिकल 46 प्रमोट एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ SC ST OBC। हमारे देश में ST SC OBC लोगों को एजुकेशन मिल सके, उनका वेलफेयर हो सके, उसके लिए आर्टिकल 46 लाया गया है। अब रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा जॉब्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। याद रखना आप स्पेशल प्रोविजन पढ़ रहे हो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। शेड्यूल बोलो जो आपका मन करे। आर्टिकल 15 एंड 16 रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब। शेड्यूल्ड ट्राइब वालों को यानी आदिवासी लोगों को आर्टिकल 15 और 16 से रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशन एंड जॉब के अंदर। आर्टिकल 46 प्रमोट ST वेलफेयर। आर्टिकल 46 से ST लोगों का वेलफेयर हो सके ऐसा स्कीम लाया जाता है देश के अंदर। आर्टिकल 330 एंड 332 सीट इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। आर्टिकल 330 और 332 से पार्लियामेंट में सीट दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब वालों को। आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर ST। देश के अंदर एक नेशनल कमीशन बनाया गया है, किसके लिए? ST लोगों के लिए। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 338A से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। याद रखना माइनॉरिटीज के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 29 से कोई भी माइनॉरिटी मतलब जो भी आबादी में कम है
जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, ईसाई, पारसी लोग, है ना। तो ये भी जो भी लोग कम है संख्या में, ये लोग अपने लैंग्वेज को, अपने ग्रंथ को, अपने कल्चर को सिक्योर कर सकते हैं। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 29 से। तो आर्टिकल 29 इनको सेफ्टी देता है कि अपनी भाषा को, अपने ग्रंथ को, अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 30 रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कोई भी माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सारे लोग अपने धर्म का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। ये राइट्स इनको मिलता है आर्टिकल 30 से। आर्टिकल 15 एंड 16 नो डिस्क्रिमिनेशन, रिजर्वेशन, बेनिफिट। आर्टिकल 15 एंड 16 से माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है और उनको हर जगह पे रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिल सके। गवर्नमेंट स्कीम फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है माइनॉरिटीज को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हु आर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये मेरे को आपको पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिव इन फॉरेस्ट, हिली एंड रिमोट एरिया। जो भी इंसान जंगल में, हिली एरिया में या शहरों से बहुत दूर रहता है, हम लोग उसको किसके अंदर गिनते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर गिनते हैं। हैव देयर ओन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन। हम लोगों से उनका लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन अलग होता है। आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। सामाजिक तौर पे और पैसे से, दोनों से वो लोग हमसे बिछड़े हुए हैं। गेट स्पेशल राइट एंड रिजर्वेशन फॉर डेवलपमेंट। इन सारे लोगों को यानी आदिवासी लोगों को स्पेशल राइट और रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो अपने समाज का, अपने ट्राइब्स का डेवलपमेंट कर सके। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 चैप्टर का भी माइंड मैप करवा दिया। अब मैं आपको आगे मिलूंगा 21 चैप्टर के माइंड मैप के साथ।